नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका इसमें स्टैट का एग्ज़ाम है, सी टेट का है, आर टेट, यूपी टेट, कोई सा भी एग्ज़ाम है जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। और आप हमारे जो दूसरे चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इस चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे। या फिर आप रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे, या फिर जीके बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उसके बाद भी आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट और जीके क्वेश्चनों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है। तो शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से मांग करता है। और यहाँ पर जो ये जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन, प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे, और एक बार जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। ये तो वहीं के क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, और यहाँ पर आपको भी सोचने का मौका दिया जाएगा ताकि आप भी अपना आंसर यहाँ पर जान पाओ। तो हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जाँच करते हैं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, और इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो शिक्षण का जो विकासात्मक परिप्रेक्ष्य है शिक्षकों से मांग करेगा। क्या मांग करेगा? ऑप्शन 2 वाली, कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तो एक शिक्षक जो है उसके लिए आवश्यक है कि वह शिक्षण के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तो ये जो यहाँ पर सी आंसर है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर, शिक्षार्थी जब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए। उन्हें यह पता न हो कि तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं, निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, वे सीखने के लिए तैयार न हो, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के विषय में नहीं पूछेंगे। तो शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार न हो। आपने देखा होगा, जब किसी काम को करने के लिए आपसे कहा जाता है और उसमें आपका मन न हो, तो आप जब उस काम को धीरे धीरे भी करेंगे, और उसमें संभावना है कि आपकी गलती भी ज़्यादा हो, समय भी ज़्यादा लगेगा, और आप उसमें से कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। तो आप जिस काम के लिए तैयार होते हैं उसी काम को जल्दी भी सीखते हैं, साफ सफाई से भी होता है, और अच्छे तरीके से भी सीख सकते हैं। तो शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक उनकी स्वयं की रुचि न हो। तो अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका होना आवश्यक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? प्रकृति, पोषण, अनुकूलन या पाठ संशोधन पर? तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये किस पर बल देगा? तो ये देता है पोषण पर। नेक्स्ट है, मानो है सामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर पर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, या क्रिया प्रसूत क्रिया निबंधन के सिद्धांत पर? तो मनोसामाजिक सिद्धांत ये जो बल देता है ये है ऑप्शन 3,
तो ये जो सामाजिक जो सिद्धांत है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है। उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंग व प्रसुप्ति स्तर तथा क्रिया प्रसूता अनुबंधन इस सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये सामाजिक सिद्धांत ये जो है ऑप्शन 3 को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन, स्किनर, यूरी बोनफ्रेबन ब्रेनर या लेव वाइगोत्स्की। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन 4 में, लेव वाइगोत्स्की से। तो ये जो लेव वाइगोत्स्की जो है इनका विचार था कि बालक जिस आयु में किसी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं उन पर इस बात का प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति से उन्हें संगत सूचना तथा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आप एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में रैंकिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। तो इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति भी बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? पारंपरिक और पूर्व पारंपरिक, उत्तर या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाले। और यह है उत्तर पारंपरिक। तो ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है इनके नैतिक विकास का सिद्धांत के अंतिम स्तर उत्तर पारंपरिक स्तर पर बालक में नैतिक आचरण पूर्ण आंतरिक नियंत्रण में होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 ये माना गया है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो ये बन जाता है, लॉरेंस कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है? नैतिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? और इनका जो संबंध है ये ऑप्शन 2 में रहेगा। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में जॉन डीवी का विशेष योगदान रहा है और इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की शक्तियों का पूर्ण विकास करने पर आधारित है। और यह शिक्षा इस तथ्य पर जोर देती है कि ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव तथा सहयोग से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है इसके संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की यहाँ पर आवश्यकता होगी? अंतःवैयक्तिक की, भाषिक, गतिक या अंतर्वैयक्तिक की? तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में और यह मानी गई है गतिक बुद्धि। तो गतिक जो बुद्धि है इसके लोगों में शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता और वस्तुओं को सावधानीपूर्वक एवं प्रवीण ढंग से घुमाने और उपयोग करने की क्षमता होती है। और इस तरह की बुद्धि प्राय खिलाड़ी, शिल्पकार, सैनिक इनमें होती है। तो ये एयरफोर्स और ये बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है इसका संबंध गतिक से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में ये जो जी जो आया है इसका क्या मतलब है? अनुवांशिक बुद्धि से, उत्पादक, सामान्य या वैश्विक बुद्धि से। जी का मतलब होता है जनरल, ये आपने GS ये पढ़ा होगा। तो जी का मतलब जनरल से, एस का मतलब स्पेसिफिक अर्थात विशेष से। तो बुद्धि के जो स्पीयरमैन परिभाषा है इसमें जो जी का अर्थ लिया गया है इस सामान्य बुद्धि से लिया गया है। जी का मतलब जनरल से। तो जी कारक अर्थात सामान्य बुद्धि और एस कारक विशिष्ट या स्पेसिफिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात की संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है अगर वो छुपी हुई वस्तुओं को खोज निकालता है? स अभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग करना। तो छिपी हुई वस्तुओं को अगर ढूंढ निकालता है तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ये वस्तु स्थायित्व से लिया गया है। और जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये भी आपने याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किनका है? तो ये जीन पियाजे का है। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है इनकी पहली अवस्था है इंद्रिय जनित कामक अवस्था। 4 प्रकार जो इन्होंने बताए थे जैसे इंद्रिय जनित, पूर्व, मूर्त, अमूर्त। तो यहाँ पर जो ये इंद्रिय जनित जो कामक अवस्था है
इसमें 18 से 24 महीने का जो शिशु है उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती, तथा वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढने लगता है, और इसी गुण को वस्तु स्थायित्व कहा गया है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। तो समाज में लिंग समानता का जो मानदंड है इनमें से कौन सा हो सकता है। विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों के द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना का क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रयोगशाला में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। तो यहाँ पर समाज में लिंग समानता का जो मानदंड हो सकता है, और यह माना गया है यहाँ पर ऑप्शन 3 में कि कक्षा 12 तक पहुँचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना। तो कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना करके लिंग समानता को परिपुष्ट किया जा सकता है, क्योंकि कक्षा 12 तक लड़कियों का पढ़ना उनकी निरंतरता को प्रदर्शित करता है, जो लिंग समानता का एक मानदंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है। पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की, निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का अवलोकन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान, और इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया है ये ऑप्शन 4 में रहेगा, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो ये जो व्यक्तिगत अंतर जो है एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना है जो उन शील गुणों पर बल देती है जिसके आधार पर व्यक्ति जीव भिन्न भिन्न होते हैं, और इसी अंतर का ज्ञान शिक्षक को शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो सीखने के लिए आकलन, और यह है ऑप्शन 1 में, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, क्योंकि इस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग शिक्षार्थियों को अन्य कार्यक्रमों के लिए अभिप्रेरित करने के साथ साथ सूचना प्रदान करने तथा शिक्षा में शिक्षा प्राप्ति में सुधार संबंधी कार्य करने के लिए बाध्य करता है। तो सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर विद्यालय आधारित आकलन परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। क्या आकलित किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, और या फिर परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देते हैं क्योंकि इसमें निरंतर परीक्षण होता है। तो यहाँ पर जो ये विद्यालय आधारित आकलन जो माना गया है इसमें रहेगा 3 ये कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, अर्थात तो सीखने में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया है कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। तो यह है यहाँ पर एक किस प्रकार की गतिविधि है, निबंधात्मक है, घटनावृत्त है, समस्या समाधान है या पोर्टफोलियो है। इसका जो यहाँ पर संबंध माना गया ये पोर्टफोलियो के आकलन से माना गया है कि कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं और इसे दिखाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। तो ये जो गतिविधि है पोर्टफोलियो के आकलन के अनुसार है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है या दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। तो शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के लिए
रखने के माध्यम से विद्यालय जो यहाँ पर इसका संबंध ये ऑप्शन 4 मिला गया है कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित अर्थात अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और नहीं उन्हें नीचा दिखाए। तो ये जो एक जो समावेशी जो शिक्षा होती है, इसके तहत विद्यालयों में सभी प्रकार के शिक्षार्थी पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। यही कारण है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। नेक्स्ट हमारा एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए, एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए एक आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेजिया संवेदी एकीकरण विकार, एकाग्रता ह्रास, अति क्रियाशील विकार। और यह है ऑप्शन 4 में एकाग्रता ह्रास, अति क्रियाशील विकार। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने हेतु बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? मनोगत्यात्मक, पर्यावरणीय, जीव वैज्ञानिक या व्यवहारवादी। और यह रहेगा ऑप्शन 2 में पर्यावरणीय। तो पर्यावरणीय जो उपागम है ये अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों तथा सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर रेनजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। 4 पंक्तियाँ, 4 स्तरीय, त्रिवृत्तीय या त्रिमुखीय। तो ये जो जाने जाते हैं इनका संबंध त्रिवृत्तीय जो इससे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन 3 में रहेगा। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। तो जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है उन्हें प्रतिभाशाली कहा जाता है, और इन बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति तेज होती है, मेरिट वाले बच्चे आप कह सकते हैं। अतः इनके लिए शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी पद्धति जो सबसे सही रहेगी? व्यक्ति केस अध्ययन, घटनावृत्त अभिलेख, व्यवहार रेटिंग स्केल या संरचित व्यवहार परक अवलोकन। और यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन 4 ये संरचित व्यवहार परक अवलोकन। तो ये जो संरचित व्यवहार परक अवलोकन जो है एक ऐसी युक्ति है जिसे अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों के द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही जो तरीका है यहाँ पर कौन सा माना गया है? और सबसे सही जो तरीका यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 3 वाला है कि विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। तो ऐसे शिक्षार्थी जो सीखने में किसी निर्योग्यता से ग्रसित हैं उनके जीवन को उत्पादक बनाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण दिया जाए जिससे कि वे इसका उपयोग सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में कर सकें। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्व निर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है।
तो वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इसके अनुसार, और यहाँ पर है ऑप्शन ए की, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनका ये जो सिद्धांत है ये भी आपने याद रखना है। वाइगोस्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और भाषा की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। तो इनका सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पर, व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण, प्राकल्पना, ये किसके लक्ष्य हैं? पारंपरिक तर्कना के है, आगमनात्मक तर्कना के है, निगमनात्मक तर्कना है, या वैज्ञानिक पद्धति के हैं? और यहाँ पर जो ये माने गए हैं तो ये ऑप्शन रहेगा 4 में। तो व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण, परिकल्पना, वैज्ञानिक पद्धति के ये लक्ष्य हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ये, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए इसे दोबारा करें, शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर जो रहेगा ये ऑप्शन 3 है। विकल्पात्मक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा गणित में त्रुटियों को आसानी से कम किया जा सकता है। अतः कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटि करता है तो एक शिक्षक को इस पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतःवैयक्तिक, प्राकृतिक, चाक्षुष, या अस्तित्व प्रकृति? तो संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत, इसका जो संबंध है ये अंतःवैयक्तिक से माना गया है। तो संवेगात्मक बुद्धि में विभिन्न संवेगों की उत्पत्ति, उनका विकास और इन संवेगों के आधार पर संवेगात्मक व्यवहार का विकास सम्मिलित होता है, और इसको बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतःवैयक्तिक क्षेत्र से संबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है? संवेग विषयनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। संवेगात्मक प्रक्रिया में शरीर के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया भी शामिल होती है। तो संवेग जो है इसका यहाँ पर जो संबंध माना गया है ये ऑप्शन 2 में माना गया है कि संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? प्रेरक, व्यक्तित्व विशेषक, संवेग या प्रत्यक्षण? और इसे कहा गया है प्रेरक। तो अभिप्रेरणा जो होती है ये एक ऐसा बल है जो शिक्षार्थी के अंदर से पैदा होता है, न कि कोई ऐसी चीज़ जिसे शिक्षक शिक्षार्थी में अपनी ओर से पैदा करता है। अतः राजेश का वह आंतरिक बल प्रेरक कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है यहाँ पर? और इसमें जो यहाँ पर सही क्रम तो ये ऑप्शन 4 जैसे माना गया है। आवश्यकता, प्रबलन प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि और उत्तेजना में कमी। तो अभिप्रेरणा जो है ये प्राणी की वह अवस्था है जो उसे किसी आवश्यकता के कारण भीतर से संचालित करती है तथा किसी लक्ष्य की ओर उसे निर्देशित करती है ताकि आवश्यकता की संतुष्टि की ओर अग्रसर हो सके। और इसका सही क्रम यहाँ पर ये दिया गया है। आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा
कि सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, अल्बर्ट बंडूर का जो सिद्धांत कौन सा था, सामाजिक अवलोकन का सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया मानी गई है, स्वचिंतन, प्रतिधारण, पुनः आवृत्ति या सार को दोहराना। और यहाँ पर है प्रतिधारण, तो ये प्रतिधारण की प्रक्रिया को स्वीकार करता है। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।